सबसे पहले साथियों आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों जैसा कि आप जानते हैं आज है 14 अप्रैल 2023 और 14 अप्रैल 2023 का ये जो दिन है, ये जो दिवस है, इसको हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के 132वें जन्मोत्सव के रूप में आज हम इस दिवस को मनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हैं इनके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है बाबा साहब से संबंधित जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए। साथियों आइए साथियों वीडियो को करते हैं यहाँ से शुरू। और बाबा साहब के से संबंधित एक कथन आपने अवश्य सुना होगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। साथियों जी हाँ साथियों, ये भी इसी प्रकार के जो है एक महान शख्सियत थे और इनके जो है 32 डिग्रियां थी और 64 विषयों का ज्ञान और 9 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले ये जो है विद्वान थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो यहाँ पर बात करें इनके जन्म की, तो साथियों जन्म की बात करें तो जन्म इनका होता है 14 अप्रैल 1891 को। कब होता है साथियों? 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है। महू मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है और 14 अप्रैल 1891 से इनका जो है जन्म जो इनका निधन होता है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली के अंदर इनका निधन होता है। साथियों 6 दिसंबर 1956 जो है 6 दिसंबर को इनका चूंकि निधन हुआ था, तो इसी दिवस को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में इस दिवस 6 दिसंबर को अपने मनाते हैं। तो 14 अप्रैल 1891 से 6 दिसंबर 1956 तक इनका जो जीवन काल रहा और काफ़ी बड़ा इनका जीवन काल नहीं था साथियों, ठीक है। 1891 से 19 इतना बड़ा उस समय यहाँ पर इनका जन्म काल नहीं था और इसी कारण से जो है इनके जन्म काल से संबंधित एक कथन आता है कि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। साथियों जीवन लंबे के बजाय महान होना चाहिए। तो इसी कारण से आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जो महान शख्सियत है इनको हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जो पत्नी थी। साथियों देखिएगा इनके जो 2 पत्नियां थी, ठीक है। एक तो पहली पत्नी जो थी रामाबाई, ठीक है। रामाबाई के साथ इनका विवाह कब हुआ था साथियों? रामाबाई के साथ इनका विवाह 1906 के अंदर इनका विवाह हुआ था, लेकिन रामाबाई किसी बीमारी के जूझते ज़्यादा लंबे समय तक इनका साथ नहीं दे पाई। तो वर्ष 1935 के अंदर रामाबाई भी इनका साथ छोड़ के चली गई। तो यहाँ पर पहली पत्नी का जो नाम था वो क्या था साथियों? रामाबाई। और रामाबाई का जो है इनके साथ विवाह हुआ था साथियों 1906 को इनका विवाह हुआ था और 1935 को रामाबाई का भी निधन हो गया। इसके बाद साथियों इनका जो विवाह हुआ था एक ब्राह्मण महिला से हुआ था साथियों। ब्राह्मण महिला जो थी वो एक MBBS डॉक्टर थी दोस्तों, जो सविता अंबेडकर, ये इनकी सेकंड पत्नी थी साथियों, ठीक है। ये इनकी थी सेकंड पत्नी थी साथियों, सविता अंबेडकर। सविता अंबेडकर से इनका विवाह हुआ वर्ष 1948 के अंदर। वर्ष 1948 के अंदर इनका विवाह सविता अंबेडकर से हुआ और सविता अंबेडकर की साथियों मृत्यु है तो ये 2003 को इनका जो है निधन होता है 2003 को। सविता अंबेडकर चूंकि ब्राह्मण महिला थी, पहले इनका नाम था शारदा, डॉक्टर शारदा, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर शारदा इनका नाम था, ये इनका नाम था, लेकिन विवाह के बाद इन्हीं को सविता अंबेडकर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। अब बात करते हैं साथियों माता का। माता इनकी थी जो भीमाबाई सकपाल इनकी माता का नाम आता है और पिताजी की बात करें तो पिताजी का रामजी सकपाल इनके पिताजी का नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर माता का नाम भीमाबाई सकपाल, पिताजी का नाम रामजी सकपाल था साथियों। अब देखिएगा साथियों इनके नाम के अंदर जैसा कि आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो ये नाम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक विद्यार्थी के जीवन के अंदर सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो उसके विद्यार्थी के जीवन में सबसे ज़्यादा उसकी सक्सेस के अंदर रोल निभाती है, वो होते हैं उसके माता पिता और उनके शिक्षक। तो इनका जो नाम है कहीं ना कहीं माता पिता और शिक्षक से जुड़कर जो है कंबाइंडली इनका नाम पड़ा है, जो पूरा नाम इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। बाबा साहब इनकी उपाधि थी। तो यहाँ पर माता का नाम जैसा कि बताया भीमाबाई, तो यहाँ पर भीमाबाई से भीमराव और जो रामजी है ये तो रामजी इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। और यहाँ पर एक इनके शिक्षक थे, शिक्षक या फिर गुरु मैं बता दूं, इनका नाम था गुरु। ये जो ब्राह्मण थे चूंकि, तो ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर, ठीक है। गुरु थे ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर। तो इन्हीं के कहने पर इन्होंने आग्रह किया था कि जो है ये जो मेरा नाम है मेरे शिक्षक के नाम के अंदर मेरा नाम आना चाहिए। तो इन्हीं का नाम दोस्तों जो अंबेडकर आप देख रहे हो तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनके माता पिता और इनके जो गुरु या फिर शिक्षक थे इनके नाम से जोड़कर इनका जो पूरा नाम बना डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर साथियों। अब साथियों इन सभी डिटेल्स के बाद हम जानेंगे बाबा साहब की शिक्षा के बारे में साथियों। तो मैं शिक्षा के बारे में संबंधित आपसे कुछ फैक्ट्स डिस्कस करूंगा अभी। साथियों बात करते हैं इनकी एजुकेशन की, शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने अपना स्नातक किया था BA बॉम्बे विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इन्होंने अपना जो स्नातक कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने किया
एमए इन्होंने हिस्ट्री के अंदर किया, इकोनॉमिक्स के अंदर एमए किया, और यहाँ पे सोशोलॉजी के अंदर किया, और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर एमए किया। उसके बाद पीएचडी भी इन्होंने की थी। पीएचडी ये जो की थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की थी साथियों। और यहाँ पर एमएससी डीएससी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात करें साथियों, ये पड़ती है आपकी न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर, ठीक है, यूएस के अंदर। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी एमए पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद ये लंदन चले गए, और यहाँ पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने जो किया अपना एमएससी और डीएससी जो किया डॉक्टरेट इन साइंस के अंदर, और बैरिस्टर लॉ की पढ़ाई इन्होंने की ग्रेजुएशन से साथियों। अब ये इनकी शिक्षा। अब साथियों इनके इन सभी डिग्रियों के साथ इनके पास छोटी बड़ी टोटल 32 डिग्रियाँ थी साथियों, ठीक है। तो 32 टोटल डिग्रियाँ थी, 32 डिग्रियाँ और 64 विषयों का ज्ञान था इनको, 64 विषयों का ज्ञान रखने वाले, और 9 भाषाओं का भी ज्ञान था, 9 अलग अलग जो है भाषाओं का भी इनको ज्ञान था। 32 डिग्रियाँ, 64 विषयों का ज्ञान, 9 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले। तो साथियों ये बातें उन समय की है जब जातिगत आधार पर भेदभाव यहाँ पर व्याप्त था साथियों, क्योंकि इनका जन्म एक महार जाति के अंदर हुआ था, जो कि एक दलित समाज से ये बिलोंग करते थे। इनके साथ इनका जो बचपन के अंदर बहुत सारी कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ा। बचपन से इनका जो जीवन है संघर्षों और कठिनाइयों के साथ बीता। तो यहाँ तक पहुँचने में भी एक लंबी कहानी है, वो भी मैं आपको वीडियो के बीच के अंदर बताऊँगा कि इन सभी डिग्रियों को उन्होंने कैसे हासिल किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे साथियों। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है साथियों। तो बात करें इनका जन्म जो हुआ था बचपन से दोस्तों, पढ़ने के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि इनको थी, बचपन के अंदर पढ़ने के अंदर रुचि थी। और जब स्कूल जाते थे स्कूल के अंदर इनको प्रवेश नहीं दिया जाता, और जैसे तैसे जो इनके पिताजी रामजी सकपाल ने इनको एक स्कूल के अंदर एडमिशन करवाया, तो वहाँ पर क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया जाता साथियों, क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया जाता साथियों। जो टीचर है वो कहते थे आप क्लास के बाहर बैठ के पढ़िएगा। तो क्लास के बाहर बैठ के भी इतनी एकाग्रता के साथ पढ़ते थे साथियों। तो आज अपने वर्तमान के अंदर देखते हैं तो स्कूल के अंदर जाते हैं, क्लास के अंदर सारी सुविधाएं हैं, तब भी साथियों आज शायद ही कोई इन मुकाम पर पहुंचे, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी डिग्रियां, इतने सारे विषयों का ज्ञान, इतनी भाषाओं का ज्ञान साथियों। तो कोई मजाक की बात तो थी नहीं साथियों, क्योंकि इतने लोअर बैकग्राउंड से होने के बाद भी, इतना जो कठिनाई और संघर्ष सहने के बाद भी इन सभी डिग्रियों को प्राप्त की, इन सभी जो है विषयों का ज्ञान और 9 भाषाओं, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान साथियों। तो वास्तव के अंदर एक बहुत बड़ी बात थी साथियों, ठीक है। और इनके साथ स्कूल के अंदर भेदभाव किया जाता था जातिगत, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक दलित समाज से बिलोंग करते थे। स्कूल के अंदर पानी तक नहीं पीने दिया जाता था साथियों, पानी तक, और यहाँ तक परछाई तक साथियों दिक्कत थी। तो साथियों अब बात करते हैं आगे इनके जीवन में क्या होता है। ये जो मैंने आपको बताई थी, जो डिग्रियां लेने के लिए बॉम्बे विश्वविद्यालय से जैसा कि इन्होंने बीए किया, उसके बाद आगे की दोस्तों किस तरह से डिग्रियां इन्होंने हासिल की वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 1897 के अंदर चले गए, बॉम्बे के अंदर चले गए, और 1897 के अंदर बॉम्बे के अंदर चले गए। तब वहाँ पर कॉलेज का जो पार्क था उसके अंदर बैठकर ये कुछ पढ़ रहे थे साथियों, ठीक है, कॉलेज के पार्क के अंदर बैठकर पढ़ते थे। तो वहाँ पर जो है दादा केलुस्कर नामक एक कवि थे साथियों, दादा केलुस्कर एक बहुत ही महान कवि थे, दादा केलुस्कर। ये साथियों दादा केलुस्कर कॉलेज पार्क के अंदर बैठे बाबा साहब को नोट करते हैं, 4-5 दिनों से देखा, और उसके बाद पढ़ाई के अंदर एकाग्रता को देखते हुए कि बच्चा यहाँ पर बैठ के आखिर क्या पढ़ रहा है, पार्क के अंदर बैठ कर क्यों पढ़ रहा है, पास आकर पूछने की इच्छा हुई। तो दादा केलुस्कर चले आए बाबा साहब के पास और पूछा, बेटे तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो आप, यहाँ पर पार्क के अंदर आप कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर जाके पढ़ो, यहाँ पर पार्क के अंदर आ जा रहे हैं, यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे होंगे। तब बाबा साहब ने कहा कि मुझे कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। तब दादा केलुस्कर ने इनकी जो है तकलीफ को समझा, और इनकी जो एक पढ़ने की एकाग्रता और लालसा को देखकर दादा केलुस्कर ने इनको एक किताब दी, इनकी खुद की लिखी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या कवि थे साथियों, तो कवि थे, तो इनकी एक जो है बुद्ध की जीवनी इनकी लिखी हुई थी। ये दादा केलुस्कर देते हैं बुद्ध की जीवनी, बुद्ध की जीवनी। और दादा केलुस्कर ये बुद्ध की जीवनी बाबा साहब को देते हैं कि तुम ये पढ़ो। और उसके बाद दादा केलुस्कर इनको ले जाते हैं, बड़ौदा के एक गायकवाड़ थे सयाजी राव जिनका नाम था, ठीक है। तो दादा केलुस्कर अंबेडकर को ले जाते हैं, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, बड़ौदा के गायकवाड़ के पास, और बड़ौदा के गायकवाड़ सयाजी राव के पास ये ले जाते हैं, सयाजी राव ये थे बड़ौदा के गायकवाड़ सयाजी राव, इनके पास दादा केलुस्कर ले जाते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को। तो यहाँ पे सयाजी राव ने उस समय एक जो है स्कॉलरशिप का कार्यक्रम चला रखा था, जिसके अंदर जो है पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये जो स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। सयाजी राव दादा केलुस्कर ने बाबा साहब के बारे में सयाजी राव को बताया कि बच्चे के अंदर पढ़ने का जो है एक बहुत प्रबल इच्छा है, और सयाजी राव ने भी जो बाबा साहब को देखा तो उनकी पढ़ने की इच्छा को देखते हुए उन्होंने इनको स्पॉन्सर किया, तो इन्होंने एक स्कॉलरशिप प्रदान की। उस समय सयाजी राव जी ने जो है स्कॉलरशिप कार्यक्रम चला रखा, जिसके अंदर 25 रुपये, ये जो 25 रुपये है ये पर मंथ देते थे,
ठीक है, पर मंथ ये स्टडीज़ के लिए देते थे, 25 मंथ पर मंथ ये स्टडी के लिए। तो स्कॉलरशिप मिल गई। अभी सयाजी राव ने स्कॉलरशिप दे दी दादा केलुस्कर और बुद्ध की जीवनी पढ़ने के बाद। और जैसा कि बताया, पढ़ने की इच्छा तो इनके पास बचपन से ही थी। और बचपन से जो अन्याय अत्याचार सह रहे थे एक दलित परिवार के अंदर होने के कारण, तो कहीं ना कहीं इनके मन में था कि मैं अपनी शिक्षा के बदौलत इन सभी को एक दिन ठीक करूँगा। तो यहाँ पर सयाजी राव ने जो है स्कॉलरशिप प्रदान की। तो यहाँ पर ये 25 रुपये पर मंथ, उस समय साथियों 25 रुपये बहुत ज़्यादा थे, अमेरिका का खर्चा भी इसके अंदर निकल जाता था 25 रुपये के अंदर। तो ये स्कॉलरशिप लेने के बाद वर्ष 1913 के अंदर चले गए, ये यूएस चले गए। ठीक है, वर्ष 1913 के अंदर चले गए, ये अमेरिका चले गए, अमेरिका चले गए। और वर्ष 1913 के अंदर अमेरिका चले गए। और बाकी की जो उन्होंने पढ़ाई है अमेरिका के अंदर इसी स्कॉलरशिप से की। वर्ष 1917 के अंदर जून का महीना था, 1917 के अंदर इनको वापस आना पड़ा। 1913 के अंदर चले गए, 4 साल के बाद जो है स्कॉलरशिप खत्म हुई। तो वहाँ पर 1917 के अंदर वापस आ गए इंडिया, 1917 के अंदर वापस इंडिया आ गए। और उसके बाद जैसे ही 1917 के अंदर वापस यहाँ पे आते हैं, तो जैसा कि अंबेडकर जी ने वादा किया था सयाजी राव से कि मैं यहाँ पे आके नौकरी करूँगा, तो सयाजी राव ने इनको मिलिट्री सेक्रेटरी के पद वहाँ पर नियुक्त कर दिया। तो यहाँ पर जो है मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर वहाँ पर नियुक्त कर दिया। और उस समय ये नौकरी एक बड़ी नौकरी थी साथियों। अब ये बड़ी नौकरी पर तो बैठ के, लेकिन वो छुआछूत ने इनका पीछा नहीं छोड़ा अभी तक। तो मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर ये जब नियुक्त थे, वहाँ का पियोन जब फाइलें मंगवाते थे तो पियोन दूर से फाइलें फेंक के मारता था, बोला तू नीची जात का है। तब अंबेडकर जी ने समझा कि मैं इतनी एक्सोल्टेड पोजीशन पर आकर मैं कुछ बदल नहीं सका, तो इन्होंने ज़्यादा समय तक इन्होंने नौकरी ये नहीं की, उसके बाद छोड़ दी। अब देखते हैं साथ 1920 की बात करें। 1920 के अंदर कोल्हापुर के शाह की मदद से एक जो मूक नायक, इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। ठीक है, तो ये मूक नायक क्या थी? एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका मूक नायक इन्होंने निकाली, ताकि कम से कम जो है, जो कि हफ्ते में एक बार आती थी, कम से कम जो है इनके विचारों को समाज के अंदर प्रस्तुत किया जा सके। तो एक माध्यम चाहिए था, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका मूक नायक, डॉक्टर बाबा साहब ने ये जो मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका के तौर पर लिखना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद वर्ष 1924 के अंदर जब जो है इन्होंने डिमांड की अछूतों का उद्धार करने के लिए, जो है इनको किसी सार्वजनिक जगह से पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। और भी दोस्तों इनको परछाई से दिक्कत थी, बोलने तक से दिक्कत थी साथियों। ठीक है, तो परछाई से अपवित्रता, बोलने से अपवित्रता, इस प्रकार से साथियों एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो भेदभाव यहाँ पर, जातिगत भेदभाव उस समय था, तो उसको ख़त्म करने के लिए और सभी को इक्वेलिटी करने के लिए, समानता लाने के लिए यहाँ पर सबसे पहली बार संगठित प्रयास किया, प्रथम संगठित प्रयास जो किया वो था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और ये जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है वर्ष 1924 के अंदर, ठीक है, वर्ष 1924 के अंदर पहली बार इन्होंने अपने समाज के लिए जो है लड़ना आरंभ किया। तो यहाँ पर बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना यहाँ पर की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, आत्मकथा भी इन्होंने लिखी है। आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। और वेटिंग फॉर ए वीज़ा के अंदर इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा के अंदर जो है इन्होंने बताया इस वेटिंग फॉर ए वीज़ा के अंदर भी लोग इनके साथ किस तरह का व्यवहार करते थे, और उसके अंदर जो किस तरह से विदेश गए थे, किन साथियों ने इनकी मदद की थी, और कौन कौन यहाँ पर इनके जीवन के अंदर जो है अहम भूमिका अदा करने वाले थे। तो उन सभी का जिक्र अपने को मिलता है वेटिंग फॉर अ वीज़ा के अंदर, जो कि इनकी क्या है, आत्मकथा है। फिर 1940 के अंदर इन्होंने लिखा वू वर द शूद्रास, ये भी इन्होंने ही लिखी थी साथी, वू वर द शूद्रास, कि शूद्रास जो है शूद्र कौन है। ठीक है, ये पुस्तक भी इन्होंने 1940 के अंदर लिखी थी साथियों। तो इस तरीके से साथियों जो है पहली बार यहाँ पर संगठित प्रयास किया जा चुका था, जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से। उसके बाद इन्होंने डिमांडेड फॉर कम्युनिकल इलेक्टोरेट की जो दोस्तों इन्होंने डिमांड कर दी कि हमारी कम्युनिटी के हिसाब से हमारी वोटिंग व्यवस्था अलग से हो। इसके अंदर दोस्तों गांधी जी उस समय अड़ गए थे। गांधी जी ने नहीं माना यहाँ पर कि कम्युनिटी के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय क्या था, अंग्रेज़ लोग दोस्तों जब क्या थे कि स्वतंत्रता उस समय मिली नहीं थी, तब उस समय कम्युनिकल इलेक्टोरेट के अंदर देश को तोड़ नहीं सकते अपने जातियों के आधार पर। तो गांधी जी उसके अंदर अड़ गए, और यहाँ पर बाबा साहब ने ये डिमांड की थी। उसके बाद न मानने पर गांधी जी ने अनशन कर दिया, अनशन शुरू किया। उसके बाद फिर अंबेडकर दुविधा के अंदर आ गए। अंबेडकर जी ने सोचा एक तरफ मेरे अपने लोग, मेरी अपनी कम्युनिटी, एक तरफ गांधी जी। और उसके बाद गांधी जी ने वैसे कहा था कि जो है आरक्षण मैं आपको दिलवा दूंगा, रिजर्वेशन दिला दूंगा, और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, लेकिन यहाँ पर ये कम्युनिकल इलेक्टोरेट की व्यवस्था, यहाँ पर आपकी अलग से जातियों के आधार पर अपने देश को नहीं तोड़ेंगे। तब इस प्रकार से आगे चलकर अनशन जैसा कि किया गांधी जी ने, तो अनशन के अंदर अंबेडकर जी इस समय दुविधा के अंदर थे कि एक तरफ मेरे अपने लोग और एक तरफ गांधी जी। और गांधी जी राष्ट्रपिता उस समय, तो अंबेडकर भी ये नहीं चाहते थे कि भी गांधी जी का शरीर का त्याग हो जाए। तब उन्होंने गांधी जी के पास आए और जो गांधी जी की डिमांड थी वो मान ली। उसके बाद जो है साइन हुआ पूना पैक्ट।
और पूना पैक्ट के अंदर साथियों ये बाबा साहब और गांधी जी के बीच हुआ था। यहाँ पर पूना पैक्ट के जो है 25 सितंबर 1932 को हुआ था। 25 सितंबर 1932 के अंदर हस्ताक्षर किसने किए थे साथियों? हस्ताक्षर किए थे एक तो डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय। डॉक्टर अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट साइन हुआ था 25 सितंबर 1932 को। अब ये साइन हो गया और यहाँ पर जो डिमांड थी वो मान ली गई। संविधान निर्माण में जैसा कि हम पढ़ते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर का विशेष योगदान संविधान के अंदर था, तो वो देखते हैं कि संविधान के अंदर किस तरह से इन्होंने योगदान दिया, किस प्रकार से जो है कम्युनिटी बनी और यहाँ पर बाबा साहब का मेनली क्या योगदान था। क्योंकि अपने बाबा साहब के बारे में पढ़ रहे हैं, संविधान सभा के बारे में बहुत सारी समितियाँ बनी और बहुत सारे लोग वहाँ पर आए, लेकिन हम बाबा साहब के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं बाबा साहब के जो संविधान के अंदर क्या रोल थे। निर्माण के अंदर विशेष योगदान बाबा साहब का रहा और संविधान सभा के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति उस समय बाबा साहब थे। तब यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं के.वी. राव, और के.वी. राव संविधान के जनक व जननी किसे मानते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर को। किसने कहा था संविधान के जनक? तो कहा मतलब संविधान के पिता और माता दोनों का दर्जा साथियों किसने? के.वी. राव ने दिया और भीमराव जी अम्बेडकर को। ठीक है, तो ये अलग से बात। और यहाँ पर किस तरह से संविधान सभा के अंदर एंट्री होती है, तो यहाँ पर ये बात देखिएगा। संविधान सभा के अंदर जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, अभी ये चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए 2 बार। पहली बार इन्होंने जो बॉम्बे की सीट से लड़े, दूसरी बार ये बंगाल की सीट से। तो यहाँ पर पहली बार बॉम्बे की सीट से लड़े, लेकिन यहाँ पर किसी कारणवश से ये जीत नहीं पाए, यहाँ पर हार गए। अभी दूसरी बार इन्होंने बंगाल की सीट से चुनाव लड़ा, तो बंगाल की सीट से जब चुनाव लड़ा तो यहाँ पर क्या? जीत गए। अब बंगाल की सीट से जीत गए और यहाँ पर हार गए। ये बंगाल आज का जो बंगाल है वो नहीं था। आज़ादी से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान सब एक हिस्सा था। तब उस समय साथियों ये बांग्लादेश से जीत गए, लेकिन बांग्लादेश तो अलग होना ही था, बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग होना ही था। तो बांग्लादेश अलग हुआ। अब क्या किया जाए साथियों? जीत तो गए लेकिन अलग हो गए, बाबा साहब अपने भारत के अंदर और ये बांग्लादेश अलग। अब उसके बाद यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं एम.आर. जयशंकर अपने पद से इस्तीफा देते हैं। ठीक है, एम.आर. जयशंकर क्या है? पद से इस्तीफा देते हैं। इन्होंने पद से इस्तीफा क्यों दिया साथियों? क्योंकि संविधान सभा के अंदर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो विशेष यहाँ पर आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा संविधान सभा के अंदर नहीं थे साथियों। तो एम.आर. जयशंकर इन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है, तो ये साथियों जो है बी.एन. राव के मतलब सुझाव से आगे कहा गया, तो ये एम.आर. जयशंकर को पद से इस्तीफा दिया और संविधान सभा के अंदर इस प्रकार एंट्री होती है अब बाबा साहब की। तो यहाँ पर संविधान सभा के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बाबा साहब को। बात करें उस कम्युनिटी की तो देखिएगा। अब देखिएगा साथियों, अब आगे जाकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाएगी। 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी की जो यहाँ पर गठन होता है। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 और 7 सदस्य, इसके अंदर 7 सदस्यों के अंदर से बाबा साहब को इस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और उसके बाद साथियों इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी, तो बुक्स के बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पर बुक्स इन्होंने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है, और यहाँ पर एक बुक जो थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान पर जो है इनके विचार क्या है वो इस बुक्स के अंदर है और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, 2 बुक्स और भी आती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दोनों बुक्स। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ठीक है, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये साथियों बुक्स आती है। इन्हीं के बुक्स के आधार पर आगे जाकर अपने भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। आरबीआई की दोस्तों स्थापना यहाँ पर होती है, तो आरबीआई की स्थापना यहाँ पर होती है। तो ये 2 बुक्स यहाँ पर आती है। तो इस तरह से साथियों बाबा साहब का संविधान के अंदर योगदान और यहाँ पर हमने इनके बुक्स के बारे में, उनके जीवन के बारे में शॉर्टली इस वीडियो के अंदर जानने का प्रयास किया। अभी बहुत से संविधान के अंदर इन्होंने ऐसे अनुच्छेद लिखे हैं जिनके अंदर समानता, और यहाँ पर खास तौर से इन्होंने महिलाओं के लिए भी साथियों, ठीक है, किसी दलित विशेष के नेता न मानकर यहाँ पर इन्होंने सभी जाति की महिलाओं पर अनन्य साधारण उपकार भी किए हैं, और वो भी संविधान के अंदर इन्होंने अलग से अनुच्छेद बनाए हैं साथियों। ठीक है, तो वो हम किसी अन्य वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा।